स्टूडेंट्स, ये आज हम लोग पढ़ते हैं डेंसिटी के बारे में। एक क्लास 8 के लिए सेकंड चैप्टर जो आप लोगों का फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट उसी पर ये बेस्ड है। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है उसका डेंसिटी ही, क्योंकि इस चैप्टर के लिए हम लोग 3 या 4 वीडियो इस पर बनेगा। तो इसलिए आइए आज पहली वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहला टर्म है डेंसिटी। तो डेंसिटी एक्चुअली क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम। जैसे कि अगर समझिए किसी का एक हम लोग कोई एक आयरन ब्लॉक लेते हैं, तो अगर ये मान लीजिए ये आयरन ब्लॉक है जो कि अभी तात्कालिक क्यूब शेप का है, तो इसका कुछ ना कुछ मास होता होगा। मान लीजिए इसका मास है 5000 kg। इसका वॉल्यूम, सपोज इसका वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब। वैसे जब बात वॉल्यूम की हो तो चलिए वॉल्यूम को एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। वॉल्यूम क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। बात करें अगर इस मार्कर की, तो अगर इसे मैंने हाथ पर रखा तो ये कुछ ना कुछ ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये चीज़ याद रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उस स्पेस ऑक्यूपाइड जितना करता है उसी को हम लोग उसका वॉल्यूम बोलते हैं। तो अब स्पेस ऑक्यूपाई जो करता है तो उसका यूनिट हम लोग क्या लेते हैं, यानी कि वॉल्यूम का यूनिट क्या लेते हैं? मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या फिर मिलीलीटर, लीटर। कभी भी लीटर या मिलीलीटर को मास का यूनिट मत समझ लीजिएगा, ठीक है? वो वॉल्यूम का यूनिट है, यानी वो बताता है कहीं ना कहीं स्पेस की, वो कितना स्पेस ले रहा है। तो अगर आप समझेगा इस आयरन ब्लॉक को, तो मान लिया जाए कि इसका मास है 5000 kg और ये स्पेस जो ले रहा है, तो जैसे मैंने बताया कि उसका यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो मान लीजिए इसका वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब। तो ये मास हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। तो डेंसिटी के बारे में मैंने पहले क्या बोला था कि डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं ऐसा फॉर्मूला की तरह यूज कर सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो अब अगर इसका डेंसिटी निकालना हो तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? मास बाय वॉल्यूम। तो ये आ गया हम लोगों का 2500 kg पर मीटर क्यूब, क्योंकि मास का होता है यूनिट केजी और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो अगर एसआई यूनिट की बात करें तो दोनों का एसआई यूनिट लीजिए, मास का केजी और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो ये क्या हो गया? केजी बाई मीटर क्यूब, ये हो गया इसका एसआई यूनिट। वैसे जैसे कि मास की बात करें तो एसआई यूनिट किलोग्राम होता है, लेकिन एक स्मॉलर यूनिट भी है जिसको सीजीएस यूनिट से भी कई बार नाम देते हैं, तो जिसमें उसका यूनिट होता है ग्राम। तो उसी तरीके से अगर डेंसिटी का ही बात करें तो ऐसा नहीं कि हमेशा वो किलोग्राम और मीटर क्यूब में ही हो सकता है, ग्राम में भी हो, सेंटीमीटर क्यूब में भी हो, ये सब हो। तो इसीलिए याद रखना कि इसका एक यूनिट होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। वैसे यूनिट इसका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। लेकिन अगर कभी डेंसिटी आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाए और अगर पूछा जाए कि एसआई यूनिट में, यानी कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब में इसको लिखना हो, तो आप ये कन्वर्जन याद रखिएगा कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो इक्वल होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से। ये कन्वर्जन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रख लीजिए कि अगर कभी ग्राम से किलोग्राम में पता करना हो तो जस्ट 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यदि कभी किलोग्राम में आपका डेंसिटी निकल जाए, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, और आपको उसका डेंसिटी अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखना हो तो आप उसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे। तो ये कन्वर्जन के थ्रू इजीली आपको उम्मीद है समझ में ये आ जाएगा। लेकिन ये तो था, चलिए अगर वॉल्यूम का बात करें सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। लेकिन अगर लीटर वगैरह में, जैसे मैंने बताया था कि वॉल्यूम का यूनिट मिलीलीटर, लीटर भी होता है, तो उस अकॉर्डिंग अगर आपको मिलीलीटर या लीटर को अगर सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब ये सब में लाना हो तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन याद रखिएगा। 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, फिर 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी आप इसी से रिलेशन अगर चाहें किसी में चेंज करना तो इसके थ्रू कर सकते हैं, लेकिन ये 3 कन्वर्जन आप याद रखिएगा। और उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि अगर 1 ml अगर लिखा हो कहीं पे वॉल्यूम, और अगर आप लिखना इसे चाह रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब में, तो कुछ नहीं करना है, बस जितना ml हो उतना सेंटीमीटर क्यूब भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर 5 ml हो तो 5 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये ml को सेंटीमीटर क्यूब में क्यों ऐसा ज़रूरत पड़ा, तो देखिए
होता क्या, अभी तक ये तो पता है कि डेंसिटी को पता करने के लिए हम लोगों को दो चीज़ पता होना चाहिए, एक मास, दूसरा वॉल्यूम। तो मास तो चलिए हम लोग फिजिकल बैलेंस में, कोई सॉलिड का अगर निकालना हो डेंसिटी तो हम लोग फिजिकल बैलेंस यूज कर सकते हैं, वो तराजू पे नॉर्मली इसको मेजर कर सकते हैं मास को। लेकिन अगर वॉल्यूम मेजर करना हो, यानी वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, अगर वो मेजर करना हो तो उसके लिए ध्यान रखना कि सॉलिड में हम लोग उसके शेप पे डिपेंड करते हैं कि उसका शेप कैसा है। अगर रेगुलर शेप है, रेगुलर शेप जैसे कि कोई भी एक जिसका फिक्स नाम दिया गया हो, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर एक्सेट्रा, या फिर इरेगुलर शेप जैसे कोई एक नॉर्मल सा स्टोन रहा, उसका कोई एक फिक्स शेप नहीं होता, तो ये चीज़ मतलब शेप फिक्स नहीं होता का मतलब ये नहीं समझिएगा कि वो चेंज होते रहता है, इसका कुछ वैसा नेमिंग नहीं किया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इरेगुलर शेप के लिए एक वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करते हैं, वो क्या होगा अभी पढ़ेंगे। और अगर रेगुलर शेप का हो तब हम लोग फार्मूला से उसका वॉल्यूम निकालते हैं, क्योंकि मैंने क्लियर कर दिया कि मास तो कैलकुलेट करना इजी है विद द हेल्प ऑफ बैलेंस। लेकिन अगर बात करें हम लोग वॉल्यूम निकालने के लिए, तो जैसे रेगुलर शेप का अगर सॉलिड हो तो उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला क्या क्या है, चलिए कुछ रेगुलर शेप का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। अगर वो मान लिया जाए कि वो शेप है अगर क्यूब यानी जिसका हर साइड सेम हो लेंथ ब्रेथ हाइट, तो अगर इसका कोई भी एक साइड ए है तो यानी कि अगर लेंथ ए है तो ब्रेथ भी ए होगा, हाइट भी ए होगा, तो इसका वॉल्यूम होता है ए क्यूब, यानी इसका आपको क्यूब कर देना है। जैसे कि अगर एक साइड 4 हो तो 4 इंटू 4 इंटू 4। लेकिन अगर साइड मीटर में हो तो वॉल्यूम होगा मीटर क्यूब में, और अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ हो तो सेंटीमीटर क्यूब। उसी तरीके से कुछ भी हो सकता है, डेसीमीटर क्यूब वगैरह भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में रहता है। अगर क्यूबॉइड शेप हो, देखिएगा क्यूबॉइड शेप में मान लिया जाए लेंथ है L, ब्रेथ है B, हाइट है H, तो ऐसे केस में इसका वॉल्यूम होता है LBH, यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। फिर से वही कि अगर ये सब मीटर में हो तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हाँ, अगर कुछ मीटर में हो, मान लिया जाए लेंथ मीटर में दे दिया गया है, ब्रेथ और हाइट सेंटीमीटर में दे दिया गया है, तो वैसे में क्या कीजिए आप, या तो एक मीटर में जो है उसको सेंटीमीटर में लिख लीजिए, या तो सेंटीमीटर वाले को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। यानी आपको लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम यूनिट में लिखना है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब जो भी आना है हो जाएगा। तो ये था क्यूब के लिए या क्यूबॉइड के लिए। ठीक उसी तरीके से स्फीयर के लिए भी वॉल्यूम हम लोग लिख सकते हैं। स्फीयर का मान लिया जाए रेडियस है r, तो अगर स्फीयर जैसे फुटबॉल वगैरह होगा, तो अगर स्फीयर का अगर रेडियस का बात करें हम लोग, तो अगर वो सपोज r है तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये सब यानी कि आपस में मल्टीप्लाई में है। वैसे पाई ये जो एक आया सिंबल, तो जिसको इसका वैल्यू नहीं पता है वो याद रख लीजिएगा, पाई का वैल्यू होता है 22/7, यानी कि हमेशा पाई की जगह आपको 22/7 रख देना है। हो सकता है कई बार प्रॉब्लम में दे देता है कि पाई का वैल्यू 3.14 लीजिए, तो अगर वैसा बोल दिया जाए तब 3.14 ले लेना है, नहीं तो आपको 22/7 ही एज्यूम कीजिए। तो क्या करना है वैसे में 4/3 इंटू 22/7 इंटू जो भी रेडियस हो उसको तीन मतलब बोल सकते हैं 3 बार सेम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर रेडियस 5 है तो यहाँ 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख लीजिए, जो आ गया वो वॉल्यूम हो जाएगा। अगर सिलेंडर का बात हो तो उसका कुछ ना कुछ बेस का रेडियस होता है, मान लीजिए बेस का रेडियस है r, सिलेंडर का हाइट है सपोज h, तो इसका वॉल्यूम होता है पाई r² h। पाई वही 22/7, r² यानी जो भी रेडियस दिया गया हो उसका स्क्वायर कर लेना है, और फिर ये हाइट जो इस तीनों को फिर मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कुछ कैंसिल वगैरह हो ठीक है, यानी जो भी आ जाए वो वैल्यू हो जाएगा वॉल्यूम का। और ये सब शेप का अगर कोई सॉलिड हो तो नॉर्मली इसका मास दिया हुआ रहेगा, तो अगर मास दिया हुआ रहे वॉल्यूम हम लोग फार्मूला को यूज करके कैलकुलेट कर लेंगे, फिर मास बाय वॉल्यूम से हम लोग डेंसिटी पता कर लेंगे। पर अगर सॉलिड कोई रेगुलर शेप का ना हो, मान लिया जाए एक नॉर्मल से अगर हम लोग स्टोन लेते हैं, तो अगर उस स्टोन का बात करें तो कोई वैसा उसका रेगुलर शेप है नहीं, वो कह सकते हैं बिल्कुल उसका शेप जो है कुछ ऐसा है जिसका कुछ नेमिंग किया ही नहीं जा सकता, जो कि इरेगुलर शेप है। तो ऐसे केस में अगर आपको इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना हो तो आप उसके लिए एक मेजरिंग सिलेंडर लीजिए। मेजरिंग सिलेंडर नॉर्मली नाम से क्लियर हो गया होगा कि बस एक सिलिंड्रिकल शेप का है जिसका काम होता है मेजर करना। वो क्या मेजर करता है, तो वॉल्यूम। तो जैसे इसमें ना मार्क किया हुआ रहता है 10 ml 20 ml इस तरीके से मार्क किया हुआ। मान लीजिए ये जो मेजरिंग सिलेंडर है ये 100 ml तक का है, इसका मतलब है कि इसमें मार्क किया हुआ रहेगा 10 20 30 40 एंड सो ऑन 100 ml तक। तो अगर लिक्विड मान लिया जाए 10 ml तक डालें हम लोग,
तो इसका मतलब उतना लिक्विड का वॉल्यूम क्या है 10 ml। अगर आप सेंटीमीटर क्यूब में भी चाहे लिखना तो लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ml और सेंटीमीटर क्यूब इक्वली होता है। तो अब बात हम लोग को अगर कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे इरेगुलर शेप के सॉलिड का। तो अगर आपको इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना हो तो आप क्या करेंगे, पहले कुछ ना वाटर ले लीजिए। मान लिया जाए कि वाटर लिया गया 20 ml तक, तो ये 20 ml तक वाटर है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड को ड्रॉप कर देंगे। तो जैसे ही इस सॉलिड को आप इसके अंदर देते हैं तो क्या होगा, वाटर का लेवल कुछ इंक्रीज होगा। मान लिया जाए वाटर का लेवल इंक्रीज होकर हो गया 35 ml। तो देखिए पहले सिर्फ लिक्विड का क्या था वॉल्यूम 20 ml, अब वो इंक्रीज होकर सॉलिड देने के बाद वो इंक्रीज होकर हो गया 35 ml। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं अगर बात करें हम लोग उस सॉलिड का, तो सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, 35 में 20 को माइनस कर देंगे, क्योंकि वो जो 15 ml ही रेज हुआ है जस्ट ड्यू टू द इमर्जन ऑफ सॉलिड। तो हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 35 ml माइनस 20 ml, यानी कि 15 ml। तो अगर आप चाहें तो सेंटीमीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं, तो इसका वॉल्यूम को हम लोग चाहें तो 15 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इरेगुलर शेप के सॉलिड का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर से बता रहा हूँ, कोई रेगुलर शेप का हो तो फॉर्मूला यूज करना है, इरेगुलर शेप का हो तो हम लोग को ये वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करना है। अब इसमें भी कई कंडीशन है कि अगर सॉलिड ना डूबे, मान लिया जाए कि वो फ्लोट करने लगे, तो वो सब वैसे इतना भी डीपली नहीं जाना है, लेकिन उसके लिए भी फिर होता है वॉल्यूम निकालने का कुछ भी तरीका। वाटर डिस्प्लेसमेंट किया, लेकिन कुछ टाइप वगैरह किया जाता है, उसको कभी बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि अभी वो आउट ऑफ सिलेबस है। तो अब ये ध्यान में रखना है कि कोई भी रेगुलर सॉलिड के लिए फॉर्मूला यूज करना है, इरेगुलर के लिए वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो अब ये जो वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड हम लोग यूज करेंगे, तो ये सब क्या था, वॉल्यूम निकालने के लिए। और इसका मास अगर पता हो हम लोगों को, वो जनरली दिया रहता है, तो मास और वॉल्यूम अगर पता चल गया तो हम लोग डेंसिटी इजीली फिर फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। लेकिन अब एक चीज अगर और समझा जाए, तो ये था बात कर रहे थे हम लोग सॉलिड के लिए। अब लिक्विड का अगर बात करें, लिक्विड का भी हम लोग को डेंसिटी निकालने का कभी मन हो जाए तो लिक्विड का भी डेंसिटी निकालते हैं। तो डेंसिटी निकालने के लिए फिर वही दो चीज चाहिए, मास और वॉल्यूम। तो देखिए लिक्विड का ना वॉल्यूम निकालना इजी है। एक तो मेजरिंग सिलेंडर हम लोग यूज कर ही सकते हैं, तो वॉल्यूम तो निकालना इजी है। मान लीजिए सपोज मिल्क का इनको डेंसिटी निकालना है, क्या करेंगे, तो मिल्क को हम लोग डाल देंगे मेजरिंग सिलेंडर में। सपोज ये 50 ml तक आ गया, तो इसका मतलब वॉल्यूम है 50 ml, या फिर 50 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो देखिए वॉल्यूम में तो लिक्विड का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस मेजरिंग सिलेंडर में दे दीजिए, खुद ब खुद वॉल्यूम बता दे रहा है हम लोगों को। लेकिन अगर बात करें अब मास निकालने का, क्योंकि मास और वॉल्यूम दोनों पता होना चाहिए, तो वॉल्यूम तो मेजरिंग सिलेंडर के हेल्प से पता कर लिए। अब जब मास आपको कैलकुलेट करना हो, तो वैसे तो आप बिल्कुल समझ ही रहे थे, कोई तराजू है तो उस पर तो आप डायरेक्ट मिल्क डाल नहीं देंगे उसका मास मेजर करने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली कोई एक एम्प्टी बीकर ले लीजिए, ग्लास वगैरह या कोई भी बीकर वगैरह कुछ भी ले लिए हम लोग, उस खाली बीकर का मास हम लोग पहले मतलब बैलेंस यानी तराजू पे रख के आप उसका पहले एम्प्टी बीकर का या कोई भी एम्प्टी कंटेनर का पहले मास निकाल लीजिए। मान लीजिए जब ये कंटेनर खाली था उस समय इसका मास है सपोज m1। अब इसमें हम लोग लिक्विड डालेंगे, जैसे ये 50 ml, अगर यही एग्जांपल दिखाया जाए 50 ml मिल्क था उसे डाल दिया, तो अब क्या होगा, कुछ मास इसका इंक्रीज हो जाएगा। मान लिया जाए वो मास हो गया m2, तो अब क्या हो गया, मास m2 ये क्या है, मिल्क प्लस कंटेनर दोनों का मिला के ये मास है। तो ऐसे केस में अगर सिर्फ मिल्क का कोई मास पूछे तो वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ मिल्क m2 माइनस m1 कर देंगे, यानी कि जो वो कंटेनर का मिल्क के साथ था मास, उसमें से सिर्फ खाली कंटेनर के मास को माइनस कर देंगे, तो वो निकल जाएगा मास हम लोगों को लिक्विड का। अब जब आपको लिक्विड का मास पता चल गया, वॉल्यूम तो इजी था, मेजरिंग सिलेंडर के हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे, तो जब वॉल्यूम भी पता चल जाएगा तो मास बाय वॉल्यूम ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग फिर से उसका डेंसिटी निकाल सकते हैं। वैसे देखिए अगर लिक्विड का अगर आपको वॉल्यूम मेजर करना हो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग यही मेथड यूज करते हैं। जैसे मेजरिंग सिलेंडर है, मेजरिंग बीकर भी होता है। नॉर्मली क्या होता है, मेजरिंग बीकर का अगर बात करें हम लोग तो ये ना अलग अलग मेजरमेंट में आता है। 250 ml का बीकर, 300 ml का बीकर, अलग अलग आ सकता है, मतलब वॉल्यूम का, या अलग अलग बोल सकते हैं कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर ये 250 ml का बीकर है, इसका मतलब क्या है, इसमें 250 ml मिल्क आएगा, या जो भी लिक्विड लेंगे 250 ml आएगा। तो ये हो गया मेजरिंग बीकर।
एक आता है यूरेका कैन। यूरेका कैन में ना आप ऐसा समझ लीजिए कि वो जो हम लोगों का कंटेनर होता है, अब उसका शेप थोड़ा बहुत वेरी भी हो सकता है, तो उसमें क्या किया जाता है, एक ना ये स्पाउट बना हुआ होता है, यानी आप इसमें क्या कीजिए, यहाँ तक बिल्कुल लिक्विड ले लीजिए और सपोज कीजिए कि अगर हमको ना पता करना हो कि इस मार्कर का वॉल्यूम क्या है, क्या करेंगे, इसके अंदर ये मार्कर हम लोग इमर्ज करेंगे। जैसे ही मार्कर देंगे क्या होगा, ये वाटर का लेवल इंक्रीज होगा, जितना वाटर लेवल इंक्रीज होगा वो सब इधर से नीचे आ जाएगा। जैसे ही इससे बाहर निकलेगा उसको हम लोग देख लेंगे कितना ml बाहर निकला पानी, मान लीजिए 50 ml निकला, तो ये हो गया इसका 50 ml हो गया इस मार्कर का वॉल्यूम। तो कोई भी चीज इमर्ज करने के बाद जितना पानी बाहर आता है वही हो जाता है उसका सॉलिड का वॉल्यूम। तो यानी यूरेका कैन का भी हेल्प लिया जा सकता है। तो नॉर्मली हम लोग मेजरिंग सिलेंडर तक ही इसको रखते हैं। तो ये था, हम लोग बात कर रहे थे अभी तक डेंसिटी के बारे में। तो वही ओवरऑल जो शॉर्ट में याद रखना है कि डेंसिटी मास और वॉल्यूम का रेशियो है। और जैसे ही अगर आपको मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए डेंसिटी के मास और वॉल्यूम का रेशियो, तो मास का अगर बात करें तो मास क्या था, हम लोग फिजिकल बैलेंस यूज कर लेते थे लिक्विड वाले केस में, जैसा दुकान में देखते होंगे नॉर्मली कई बार ऐसा होता था कि अगर कुछ लेने के जाते तो ऑयल वगैरह वो जो खुला वाला बिना पैकेट वाले का बात करें क्या किया जाता था, पहले एमटीवी का मेजर कर लिया जाता था, उसके बाद फिर ऑयल उसमें दिया जाता था, फिर उसको टोटल मेजर किया जाता था, जो आए फिर उसमें एमटीवी करके मास को माइनस कर दिया जाता था, तो पता चल जाता था ऑयल कितना दिया गया। यानी ओवरऑल जितना हम लोग कॉमन लाइफ में यूज करते हैं जो भी है उतना ही है, बस उसको प्रैक्टिकली समझना है। अब देखिएगा डेंसिटी का ही अगर एक चीज और बात करें, मान लिया जाए अगर ये पूछा जाए आपसे कि ज्यादा भारी क्या है, आयरन या कॉटन, क्या होना चाहिए, आयरन। चलिए तो ये याद रखिएगा, किसी का वेट ज्यादा नहीं होता, ना आयरन का ना कॉटन का। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आयरन ज्यादा हैवी होता है तो ऐसा कीजिए, मैं 1 किलो आयरन लेकर चलता हूँ अपने सर पे और आप 100 kg कॉटन लेकर चलिए, ठीक है, तब अच्छा फिर हालत खराब हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा वेट है ना आयरन का। तो ओवरऑल ये ध्यान में रखना है कि वेट ना तो आयरन का ज़्यादा होता है ना तो कॉटन का, क्योंकि मान लीजिए अगर 1 kg हम लोग आयरन लिए और 1 kg कॉटन भी ले लिया तो मास तो दोनों का 1 kg ही है, या वेट भी जो भी आएगा वो सेम ही आएगा। लेकिन क्या होता है, कहीं ना कहीं कुछ तो ज्यादा था आयरन का, क्या था पता नहीं, लेकिन इतना तो पता चल गया कि मास तो ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर 1 kg दोनों लिए तो सेम ही हो गया, और अगर कम लें तो ये बेईमानी हो गया। तो इसीलिए ये ध्यान में रखना है कि इसका ना कहीं आयरन का डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी का मतलब ये था कि अगर सेम वॉल्यूम में लें, मान लीजिए एक कोई बॉक्स है सेम साइज का, ये बॉक्स इसीलिए ले रहे हैं ताकि आप लोग को ये समझ में आ जाए कि जो स्पेस ऑक्यूपाई होता है उसी को हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। तो अगर मान लिया जाए 2 बॉक्स लिए हम लोग सेम साइज का, लग तो नहीं रहा फिर भी है ये सेम साइज का, तो ऐसे केस में क्या होता है, एक में अब आप कॉटन ले लीजिए, एक में आयरन ले लीजिए। मान लिया जाए इसमें आयरन लिया गया, इसमें कॉटन लिया गया, तब देखिएगा तब आयरन का मास ज्यादा आ जाएगा। यानी कि अगर वॉल्यूम अगर सेम हो तब उस केस में क्या हो रहा था, आयरन का मास ज्यादा आ रहा था। जैसे इस फिगर में भी देख सकते हैं कि जब 1 kg आयरन का बनाना था तो छोटा सा ब्लॉक बना दिए, 1 kg कॉटन के लिए बड़ा ब्लॉक ले लिया, रियल में शायद और ज्यादा बड़ा ब्लॉक बनता है इसका। तो कहने का मतलब है कि वॉल्यूम अलग अलग हो जा रहा है, मास सेम था, वॉल्यूम अलग अलग हो जा रहा है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर किसी चीज का डेंसिटी ज्यादा होता है तो इसका मतलब है कि जब सेम वॉल्यूम का बात करें, अगर हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आयरन का डेंसिटी ज्यादा है कॉटन से, तो इसका मतलब हो गया कि सेम वॉल्यूम लेना है दोनों का, ठीक है, सेम वॉल्यूम लेना है दोनों का, और उसके बाद तब उस पर ये गौर करना है तब किसका मास ज्यादा निकल जा रहा है। जैसे कि अगर नॉर्मली पूछा जाए किसी, अगर एक मोटे आदमी का एग्जाम्पल लिया जाए कि कौन किसके मतलब जीतने का चांस ज्यादा है, मोटा आदमी का या एक छोटे से बच्चे का, हर कोई बोलेगा मोटे आदमी का, लेकिन फिर बाद में बोल दिया जाए कि नहीं वो छोटा बच्चा जो है वो हम लोग 200 बच्चा को लाएंगे वहाँ पे, मोटा आदमी एक ही रहेगा। तो हो सकता है वैसे केस में दाव उल्टा हो जाए। तो हम लोग जो बोले थे कि मोटा आदमी का जीतने का चांस ज़्यादा है, वो ऐसा क्यों बोले थे, क्योंकि हम लोग इक्वल मान के चल रहे थे कि अगर एक मोटा आदमी तो एक छोटा बच्चा, तो वैसे केस में लग रहा था कि मोटा आदमी जीतेगा। तो वैसे ही है कि आयरन और कॉटन में अगर हम लोग बोलते हैं कि आयरन ज़्यादा हैवी है, अगर गलती से निकल भी गया तो उसका मतलब वहाँ पर क्या होता है कि हम लोग सेम वॉल्यूम का सोचें तब,
वरना मास वाइज अगर सोचेंगे सेम, तब तो सेम मास ही, जब सोच रहे हैं तब तो मास सेम ही है, तब तो वेट ज़्यादा किसी का है ही, इक्वल ही है। तो ये सेम वॉल्यूम के लिए एक्चुअली डेंसिटी जो होता है वो अप्लीकेबल होता है। तो अगर आप पूछा जाए कि आयरन और कॉटन में हैवी ज़्यादा क्या है, तो ये ध्यान में रखिएगा, हैवी सब इक्वल ही है। कौन कितना ले रहे हैं ये बात करते हैं। अगर आयरन ले लिए 5 kg, कॉटन 1 kg, तो आयरन भारी है। आयरन लिए 1 kg, कॉटन ले लिए 5 kg, तो कॉटन भारी है। लेकिन बात अगर करते हैं इक्वल वॉल्यूम का, तब वैसे केस में आयरन ज़्यादा हैवी होता है। तो हम लोग उसको वैसे नहीं बोलेंगे कि आयरन ज़्यादा भारी, हम लोग बोल देंगे आयरन का डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये था हम लोगों का डेंसिटी पर। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे रिलेटिव डेंसिटी, फ्लोटेशन, ये सब नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो अभी तक इसका प्रैक्टिस कीजिए, और ये काफ़ी ईजी है। इसका जैसे हो सके, पॉसिबल हो सके, इसके नोट्स को भी बनाइए। फिर लाइक, सब्सक्राइब और भी कई चीज़ होता है, बस डिसलाइक छोड़ के जो कर सकते हैं कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।